नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस चीज का इंतजार पिछले काफी समय से हो रहा था, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां, वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को 16 मार्च से ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें, कॉर्बेवैक्स को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही 60 साल से ऊपर के सभी लोग अब बूस्टर डोज भी लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके साथ ही 60 से ज्यादा उम्र के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। आपको बता दें, भारत में 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। पहले चरण में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। अब 12 से 14 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2503 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में 4377 लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हुए हैं, जबकि 27 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हुई है। आपको बता दें, देश में एक्टिव केस 36,168 रह गए हैं। ये 675 दिन में सबसे कम है। वहीं 680 दिन में कोरोना के केस भी सबसे कम मिले हैं। देश में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। अब सबकी नजरें टिकी हैं बीजेपी की जीत वाले चारों राज्यों में नई सरकारों के गठन पर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत पाने के बाद होली के बाद योगी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी होली के बाद ही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। चारों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह इसी तरह आयोजित किया जाएगा कि वरिष्ठ नेताओं को सभी जगह जाने में आसानी हो। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं और वो संभावित मंत्री परिषद के गठन के बारे में वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ होली के बाद 20 या 21 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ 57 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। उत्तराखंड में भी होली के अगले दिन विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में 20 मार्च को शपथ ग्रहण संभव है। मणिपुर में नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ले ली है। गोवा में नवनिर्वाचित विधायक मंगलवार को शपथ लेंगे। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर असमंजस बरकरार है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। मणिपुर में चुनाव से पहले सीएम एन बीरेन सिंह का नाम घोषित किया गया था, लेकिन अब कई और नेता भी इस रेस में शामिल हैं। गोवा में भी प्रमोद सावंत के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब कई अन्य नेताओं ने भी दावेदारी पेश की है। बीजेपी नेता विश्वजीत राणे को मुख्यमंत्री पद का अहम दावेदार माना जा रहा है। आपको बता दें, गोवा में बीजेपी ने 40 सीटों में से 20 सीटें जीती हैं और उसे कुछ निर्दलीय विधायकों का भी साथ मिला है। प्रमोद सावंत अपनी सीट पर बहुत ही कम मतों के अंतर से जीत हासिल कर पाए हैं। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि इस बार राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में मिली करारी शिकस्त के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। जयंत चौधरी ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला समेत सभी फ्रंटल संगठनों को भंग करने का ऐलान किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया था। चुनावी नतीजों में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली, जबकि अखिलेश यादव की सपा को 111 और जयंत चौधरी की रालोद ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। रालोद ने 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को 6 सीटें मिली थी। नतीजों के ऐलान के बाद ही रालोद में खलबली मची थी। जिस किसान आंदोलन के आश्रय रालोद ने जाटलैंड में जीत का परचम लहराते हुए यूपी की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखा था, वो टूट गया। आखिरकार जयंत चौधरी ने रालोद की सभी इकाइयों और कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला ले लिया।
खास बात यह है कि सभी इकाइयों और कार्यकारिणी को भंग करने के बाद रालोद की 21 मार्च को अहम बैठक भी होने वाली है। पार्टी के नवनिर्वाचित सभी 8 विधायकों को राजधानी लखनऊ में बुलाया गया है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता जयंत चौधरी करेंगे। दूसरी तरफ यूपी चुनाव में रालोद की सहयोगी रही समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में अहम बैठक बुलाई है। अगर यूपी चुनाव के नतीजों की बात करें तो रालोद के 8 विधायक जीते हैं। इसमें अशरफ अली खान ने थाना भवन, गुलाम मोहम्मद ने सिवाल खास, प्रसन्न कुमार शामली, अनिल कुमार पुरकाजी, प्रदीप कुमार सिंह सादाबाद सीट से विजयी हुए हैं। वहीं राजपाल सिंह बालियान ने बुढ़ाना, अजय कुमार ने छपरौली और चंदन चौहान ने मीरापुर सीट से जीत हासिल की है। सोमवार को इनकम टैक्स विभाग ने रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स ग्रुप के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है। देश भर में कंपनी के कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। आयकर विभाग के करीब 250 अधिकारी इस जांच में शामिल हैं। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी में ओमेक्स ग्रुप के कई परिसर में पड़ताल की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ये छापेमारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी आज सुबह 7 बजे शुरू हुई थी। आयकर विभाग की टीमें सोमवार सुबह से ही रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स ग्रुप के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत देश भर के करीब 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक ओमेक्स ग्रुप पर टैक्स चोरी के आरोपों के बाद ये कार्रवाई की गई। टैक्स चोरी की शिकायत पर आयकर विभाग की टीमें सोमवार सुबह से ही रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में नकद राशि लेकर फ्लैट बेचने का भी आरोप है। आपको बता दें, रियल एस्टेट ओमेक्स ग्रुप का काफी बड़ा नाम है और इसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। दिल्ली, नोएडा, पंजाब के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा में भी इसका कारोबार है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में 20 जगहों के साथ ही देश भर में करीब 45 जगहों पर ये छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक नोएडा में 3, गुरुग्राम में 3, गाजियाबाद में 1, चंडीगढ़ में 4, लुधियाना में 3, लखनऊ में 5, इंदौर में 4 जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 62 और सेक्टर 93 में भी छापेमारी की गई है। हालांकि इस छापेमारी पर ओमेक्स ने अभी तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयर्स में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के हुए नरसंहार और फिर उनके पलायन पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज के बाद से ही सुर्खियों और विवादों में है। जहां एक तरफ ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के जरिए केरल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बता दें कि केरल कांग्रेस ने इस फिल्म में दिखाए गए फैक्ट को गलत बताते हुए कई फैक्ट ट्वीट किए हैं। कांग्रेस जहां कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से इनकार कर रही है, तो दूसरी तरफ वो कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए संघ के करीबी पूर्व राज्यपाल और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसके बाद से कांग्रेस के इस बयान पर सियासत और तेज हो गई है। केरल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर कई ट्वीट्स भी किए, जिनमें लिखा कि 1984 के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में जम्मू में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे, लेकिन पंडितों की कोई जवाबी हत्या नहीं हुई थी। अन्य कश्मीरियों की तरह पंडित भी आतंकवाद के शिकार हैं। केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर कई फैक्ट भी पेश किए। पहले फैक्ट में कांग्रेस ने कहा कि आतंकियों ने ही पंडितों को निशाना बनाया था। 17 साल यानी 1990 से 2007 में 399 पंडित आतंकवादी हमलों में मारे गए थे। इसी अवधि में आतंकवादियों द्वारा मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 थी। केरल कांग्रेस ने दूसरे फैक्ट में कहा, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे के बारे में तथ्य, पंडितों ने राज्यपाल जगमोहन के निर्देश में घाटी छोड़ दी, जो एक आरएसएस के व्यक्ति थे। पलायन बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार के तहत हुआ था। आतंकवादी हमलों के बाद पंडितों को सुरक्षा प्रदान करने के बजाय बीजेपी के अपने राज्यपाल जगमोहन ने उन्हें जम्मू स्थानांतरित करने के लिए कहा। बड़ी संख्या में पंडित परिवारों ने खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया और डर के मारे घाटी से चले गए। तीसरे तथ्य में कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार दिसंबर 1989 में सत्ता में आई। अगले ही महीने जनवरी 1990 में पंडितों का पलायन शुरू हो गया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया और नवंबर 1990 तक वीपी सिंह का समर्थन करती रही। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे के बारे में तथ्य रखते हुए कांग्रेस ने आगे कहा, बीजेपी ने विस्थापित पंडित परिवारों को सरकारी समर्थन के बारे में झूठ बोला और कांग्रेस सरकार की पहल का श्रेय खुद ले लिया।
यूपीए सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार में 15,000 पंडितों को नौकरी दी और 6,000 पंडितों की भर्ती की। अब कांग्रेस के इन ट्वीट्स पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस ने कहा कि कांग्रेस इतिहास को नहीं समझती है, उनके पास बेहद विकृत संस्करण है। हर कोई जानता है कि 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को सांप्रदायिक आधार पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा निकाला गया, जो कांग्रेस या उसकी समर्थित सरकारें थी। केजे अल्फोंस ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें पंडित अब और नहीं रह सकते थे। उनकी हत्या कर दी गई। उनके जीवन के लिए एक वास्तविक भय था, इसलिए वो चले गए। I think this is the most insane statement that the Congress party can make. I mean, I think we should understand that the Congress party does not understand history. I mean, they have hugely distorted versions of history. Everybody knows that over 1.5 lakh Kashmiri Pandits had to leave because they were driven out of the place by the ruling dispensation at various times in Kashmir. And the ruling dispensation was always either the Congress or Congress-supported governments which have ruled Kashmir. Congress party and their allies, they had created a situation in which the Pandits could not live there anymore. They were being murdered, and there was genuine fear for their lives there, for their families. So they just left. But many of them possibly left thinking that yes, possibly we could come back. But the successive governments which came later made no attempt to get the Pandits back to the valley. And I was in Kashmir 3 months back. Things have improved dramatically after the revocation of Article 370. Things have improved. धारा 370 के निरस्त होने के बाद चीजों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। बाद में द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यह फिल्म बनाई। उनके मुताबिक इस फिल्म में काफी रिसर्च और पुख्ता सबूत और कश्मीरी पंडितों से बातचीत करके सच्ची घटनाओं को लेकर उस पर यह फिल्म बनाई है। इस फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर आधारित इस फिल्म में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार प्रमुख भूमिका में हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।